नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है बुधवार 12 अगस्त। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशि फल से। आज 12 अगस्त बुधवार को मिथुन, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए दिन खास रहने वाला है। मिथुन को करियर और संपत्ति में लाभ, मकर को नए रोजगार और अटकी डील में सफलता, जबकि कुंभ को प्रमोशन और सम्मान मिलने के योग हैं। वहीं मेष को आर्थिक राहत, सिंह की रुकी डील फाइनल होने और धनु को साइड इनकम का नया जरिया मिलने की संभावना है। हालांकि तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों को लेन देन और खर्चों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आज 12 अगस्त को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो रात 9:04 पर शुरू होकर 13 अगस्त रात 1:28 पर खत्म होगा और इसका चरम रात 11:16 पर रहने वाला है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण यूरोप, कनाडा, रूस के कुछ इलाकों और अन्य क्षेत्रों में भी दिखा जा सकता है और प्रत्यक्ष ग्रहण देखने वाले लोगों को नग्न आंखों से इसे देखने से बचने और सुरक्षित तरीके से देखने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए स्कॉलरशिप को लेकर जरूरी अपडेट है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का आवेदन 11 अगस्त से शुरू हो गया है, जबकि कक्षा 10 और 12 को रिन्यूअल आवेदन जो है उनके 25 अगस्त तक किए जा सकेंगे। वहीं पहली बार आवेदन करने वाले कक्षा 9 और 11 के छात्रों के पास 21 सितंबर तक का समय है और 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ITI जैसे कोर्स के लिए आवेदन 15 सितंबर से शुरू होंगे और आवेदन के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर OTR के बाद फॉर्म भरना होगा। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। नासा ने इसरो को आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है, जिस पर 5 से 6 अगस्त को बेंगलुरु में हुई भारत अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई। निसार मिशन की सफलता के बाद दोनों देश अब चंद्र अन्वेषण, अंतरिक्ष विज्ञान, मानव अंतरिक्ष उड़ान और वैज्ञानिक डेटा साझा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत के लिए साझेदारी इसलिए भी अहम है क्योंकि देश का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को जापान से भारत लाने की मांग को लेकर उनकी बेटी अनीता बोस फाफ खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में रखे नेताजी के बताए जाने वाले अवशेषों को भारत लाने की मांग वाली याचिका पर CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले मार्च में कोर्ट ने नेताजी के भतीजे के बेटे की याचिका पर कहा था कि उनकी कानूनी वारिस अनीता बोस फाफ को खुद अदालत का रुख करना चाहिए। अनीता का कहना है कि नेताजी को भारत की धरती पर अंतिम सम्मान मिलना चाहिए, जबकि उनकी मौत को लेकर 18 अगस्त 1945 के विमान हादसे की कहानी पर लंबे समय से विवाद और अलग अलग दावे रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी विधायकों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी विधायकों का धरना सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इससे सीएम की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, क्योंकि उस समय हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर के अंदर मौजूद थे। अंसारी ने विधानसभा अध्यक्ष से प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान और उनकी मंशा की जांच कराने की मांग की है और कहा कि अगर हत्या की साजिश की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं छात्रों के आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन ने उनकी ज्यादातर मांगे मानने और सभी भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा करने की बात कही है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के प्रयागराज जाते वक्त उनके काफिले में शामिल 10 वाहनों के खिलाफ फतेहपुर में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। आरोप है कि काफिले के पीछे चल रहे वाहनों में सवार लोगों ने बड़ौरी और कटोघन टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से गाली गलौज की और बिना टोल दिए गाड़ियां निकालने का दबाव बनाया। शिकायत में यह भी आरोप है कि विरोध करने पर कुछ वाहनों को टोल कर्मचारियों की ओर तेज रफ्तार से बढ़ाया गया, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हुआ। कल्याणपुर थाना और खागा कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं, जिनमें इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और अलग अलग खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध शामिल हैं। पोस्टरों में इनकी तस्वीरों और पहचान से जुड़ी जानकारी के साथ आम लोगों से अपील की गई है कि इनमें से किसी के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस के 112 नंबर पर तुरंत जानकारी दे। पुलिस ने सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखने और इनाम देने की बात भी कही है, जबकि रेलवे स्टेशनों, बाजारों और दूसरे संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। जैसलमेर में मंगलवार सुबह 25 बच्चों से भरी चलती स्कूल बस में अचानक आग लग गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घौआ गांव के पास बस के इंजन से धुआं उठते ही ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया, जिसके कुछ ही मिनट बाद पूरी बस आग की चपेट में आ गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन बस पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई और बच्चों के स्कूल बैग, किताबें और दूसरा सामान भी राख हो गया। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी बच्चे या स्कूल स्टाफ के घायल होने की सूचना नहीं है। केंद्र सरकार ने दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी मुखर्जी फिलहाल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव हैं और अब वो विनीत जोशी की जगह लेंगी। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद उच्च शिक्षा विभाग में ये नियुक्ति अहम मानी जा रही है, जबकि सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी हैं। इजराइल की ओर से मुश्तबा खामेनेई की मौत या गंभीर हालत के दावे के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने देश की सैन्य कमान में बड़ा फेरबदल किया है। मुश्तबा ने IRGC, रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस और बासिज मिलिशियाई में 6 वरिष्ठ कमांडरों को अहम जिम्मेदारियां दी हैं। मेजर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर इन चीफ और मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को आर्म्ड फोर्सेस का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। इस बदलाव को नए नेतृत्व की पकड़ मजबूत करने और ईरान की सैन्य ताकत को संगठित करने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कोलंबिया में यहां पर 7.4 तीव्रता के भीषण भूकंप ने तबाही मचा दी है, जिसके झटके पड़ोसी इक्वाडोर तक महसूस किए गए, यहां तक कि वेनेजुएला तक भी महसूस किए गए और लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा। भूकंप का केंद्र सैन होजे डेल पालमार के पास बताया गया, जो बोगोटा, राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर है। इमारतें गिरने और मलबे में लोगों के फंसे होने की खबरों के बीच अब तक 79 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खुद राहत और आपातकालीन कार्यवाही की कमान संभालते हुए लोगों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर रात भर जोरदार ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, जिनमें दोनों तरफ कुल 7 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के बेलगोरोड इलाके में 5 लोगों की मौत और करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। जवाबी कार्रवाई में रूस ने खार्किव के एक अपार्टमेंट ब्लॉक
और ओडेसा पर मिसाइल ड्रोन हमले किए, जिनमें 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। इस बीच रूस ने रात भर 153 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कमी से जूझ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब 100% अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है और अमेरिका अपनी नाकाबंदी को बेहद सख्त रखे हुए है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को अमेरिका से मुआवजा मांगने के बजाय युद्ध और पिछले संघर्षों में हुए नुकसान के लिए अमेरिका को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ईरान के साथ होने वाली किसी भी बातचीत में यह मुद्दा मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी हटाने और अरबों डॉलर के भुगतान समेत कई शर्तें रखी हैं, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर अभिनेता प्रकाश राज ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उनका जन्म, पढ़ाई और थिएटर का काम इसी इलाके में हुआ और वो इसी सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। फिर भी एसआईआर प्रक्रिया के बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। प्रकाश राज ने इसे लेकर प्रशासन पर तंज कसा और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल बताया। इसके साथ ही उन्होंने रांची में जेपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी निंदा की, जहां छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोमवार को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कमाई में बड़ा झटका लगा और रिलीज के 12वें दिन फिल्म पहली बार 10 करोड़ रुपए से नीचे आ गई। भारत में सोमवार को इसने 7.60 करोड़ रुपए कमाए और ये है नेट कमाई, और हालांकि कुल ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 505.93 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। वहीं लोकेश कनगराज की डीसी ने पहले सोमवार को 6 करोड़ कमाकर मजबूत पकड़ दिखाई, जबकि द ओडेसी ने 25वें दिन 1.48 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरी ओर जननायकन और धमाल 4 की कमाई कमजोर रही और दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर फ्लॉप होने का असर साफ दिख रहा है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को हुगली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि करीब 3.5 साल के रिश्ते के दौरान उन्होंने शादी का वादा करके कथित तौर पर यौन संबंध बनाए और प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड किए। महिला ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई और पुलिस ने सोमवार देर रात पोरेल को गिरफ्तार यहां पर कर लिया। टीआरएआई ने 1601 इस नंबर की जो सीरीज है इसका पहला चरण लागू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल अब बिजली, पानी, गैस और एलपीजी जैसी यूटिलिटी सेवाओं के साथ साथ कुरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी कर सकेंगी। यानी अगर 1601 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल आए तो उसे तुरंत स्पैम ना समझे। इन कॉल्स के जरिए बिल बनने, कुरियर बुक होने या डिलीवरी जैसी सिर्फ जरूरी सर्विस और ट्रांजैक्शंस जानकारी ही दी जाएंगी। इस सीरीज का इस्तेमाल प्रमोशनल कॉल्स के लिए नहीं किया जाएगा और नंबर जारी करने से पहले संबंधित कंपनियों की जांच भी होगी। टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को 90 दिनों के भीतर 1601 सीरीज का माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही बैंकिंग और सरकारी संस्थाओं के लिए 1600 सीरीज पहले की तरह जारी रहेगी। सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। 10 अगस्त को उनके ऑफिस में अंग्रेजी में लिखा धमकी भरा लेटर पहुंचा, जिसमें गांगुली और उनके परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई थी। परिवार के मुताबिक पिछले करीब 6 महीने से ऐसे लेटर मिल रहे थे, लेकिन पहले उन्हें फैंस की तरफ से आया समझकर नजरअंदाज किया गया। ताजा लेटर की आक्रामक भाषा को देखते हुए गांगुली की पर्सनल सेक्रेटरी तान्या भट्टाचार्य ने
पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में लेटर कुरियर के जरिए भेजे जाने और पैकेट पर अरुण कुमार नाम लिखे होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि लेटर वास्तव में उसी व्यक्ति ने भेजे थे या किसी ने उसकी पहचान का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त को आन बान शान के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने और हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। पीएम मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, और लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस बीच केंद्र सरकार ने बताया कि 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा, जबकि इस साल समारोह की थीम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर केंद्रित होने वाली है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।